नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हूँ इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए स्पेशल जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा जनरल साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, इस बार रगड़ना है, मसलना है और बताना है दुनिया को कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको हल कराऊंगा पाचन तंत्र के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए। दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इन सभी प्रश्नों को आपको बार बार रिवीजन लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन देखते हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन और रेनिन। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन होता है। अरे कौन सा होता है? टाइलिन। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है, टाइलिन किसके पाचन में सहायक होता है? टाइलिन स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या सेकंड है दोस्तों, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, लार में, अश्रु में, लार तथा अश्रु दोनों में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये लार तथा अश्रु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, लार, ठीक है, और आंसू दोनों में पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और ये लाइसोजाइम होता है, ये लाइसोजाइम होता है, ये जीवाणुनाशी एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? जीवाणुनाशी एंजाइम होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। जीवाणुनाशी एंजाइम कौन सा होता है? तो क्या बताओगे? लाइसोजाइम। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट है। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। लार तथा अश्रु दोनों में। काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन देखते हैं, पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत और अमाशय। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत के अंदर। अरे किस आंत में? छोटी आंत में। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों, मेरे लाडले फौजियों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? ऑप्शन देखते हैं, अमाशय, लीवर, पैंक्रियाज और बड़ी आंत। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? लीवर या यकृत। काफी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत धमाकेदार वाला प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? लीवर या यकृत या जिगर। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है, पित्रस या बाइल जूस का पीएच मान होता है। हाँ जी, कितना होता है? देखिए 6.8, 1.2, 8.5 और 7। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पित्रस का पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 8.5 तक होता है। ठीक है, कैसा होता है रे? हल्का सारीय होता है। कैसा होता है? हल्का सारीय। तो बताओ कौन सी रेंज आ रहा है? 7.5 से 8.5 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 8.5। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, पांचवे का आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, याद रखना है कि पित्रस या बाइल जूस का पीएच मान 7.5 से लेकर 8.5 तक होता है, जो कि कैसा होता है? हल्का सारीय होता है। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है,
अमाशय में आंशिक पचित भोजन कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, काइल, काइम, बोलस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अमाशय में आंशिक पचित भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। क्या कहलाता है रे? काइम कहलाता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। अमाशय में आंशिक पचित भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। ठीक है, तो 6 का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। पर्सन संख्या 7। हाँ जी, पर्सन संख्या 7 है दोस्तों, अमाशय का कार्य नहीं है भोजन का संग्रह, अवशोषण, पाचन और वसा का पूर्ण पाचन। तो देखो, अमाशय के अंदर भोजन का संग्रह भी होता है, हाँ जी, अल्कोहल और कुछ औषधियों का अवशोषण भी होता है, और अमाशय के अंदर भोजन का पाचन भी होता है, लेकिन अमाशय के अंदर वसा का पूर्ण पाचन है नहीं होता। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है कि अमाशय के अंदर वसा का पूर्ण पाचन है नहीं होता है, तो ये अमाशय का कार्य नहीं है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। अमाशय का, हाँ जी, ये इंपोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अमाशय के अंदर वसा का पाचन होता है, लेकिन अमाशय के अंदर वसा का पूर्ण पाचन है नहीं होता। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 8। मेरे प्यारे भावी फौजियों, हाँ जी, इस बार वर्दी नहीं छोड़नी है दोस्तों। पर्सन संख्या 8, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन देखते हैं। हाँ जी, ऑप्शन है मुख्य गुहा, ग्रासनाल, अमाशय और छोटी आंत। तो याद रखना है दोस्तों, प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से प्रारंभ होता है। तो 8 का आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों? सी आ जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं मेरे प्यारे भाई फौजियों। हाँ जी, पर्सन संख्या 9। दोस्तों इस बार बहुत अच्छी तैयारी करनी है, रगड़ना है और मसलना है और बताना है दुनिया को कि आप क्या चीज हो। दोस्तों दुनिया, जब आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, ठीक है, और आप सेलेक्ट हो जाओगे तभी दुनिया मानेगी, वरना आपका टैलेंट बेकार है। तो दोस्तों अच्छी मेहनत करनी है और इस बार सिलेक्शन पक्का लेना है दोस्तों। हाँ जी, पर्सन संख्या 9, जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन देखते हैं, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मुख गुहा। तो जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 9 का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है, काफी इंपोर्टेंट है। हाँ जी, वसा या फैट का पाचन करने वाला एंजाइम है, कौन सा है? अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा इनमें से? लाइपेज। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखना है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 11। हाँ जी, पर्सन संख्या 11 है। हाँ जी, पर्सन संख्या 11 है, लार का पीएच मान होता है, कितना होता है? 2.5, 6.8, 7.5 और 7। तो लार का पीएच मान होता है 6.8। कैसा होते हैं? लार कैसी होती है? हल्की अम्लीय। अरे कैसी होती है? हल्की अम्लीय। पीएच मान कितना होता है? 6.8। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं मेरे लाडले फौजियों। हाँ जी, पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है, नवजात बच्चों के अमाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन और रेनिन। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो याद रखना है दोस्तों कि नवजात बच्चों के अमाशय में कौन सा एंजाइम अधिक स्रावित होता है? रेनिन। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 12वीं का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और ये रेनिन एंजाइम, इसका कार्य क्या होता है कि जो दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होती है ना, दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, उस कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है ये रेनिन एंजाइम। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, तो आपको याद रखना है कि नवजात बच्चों के अमाशय में कौन सा एंजाइम अधिक स्रावित होता है? रेनिन एंजाइम अधिक स्रावित होता है। और रेनिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? ये केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। काफी इंपोर्टेंट बात। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों पर्सन संख्या 13। पर्सन संख्या 13 है, काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, वयस्क मनुष्य का धन सूत्र होता है 21-23/21-23, 21-14/21-14,
2102/2102, 2123/2123। तो मनुष्य का जो धन सूत्र होता है वो याद रख लेना, एक वयस्क मनुष्य का जो धन सूत्र होता है वो 2123/2123 इंटू 2 होता है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर जाएगा? डी करेक्ट आंसर जाएगा। 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 14। पर्सन संख्या 14 है, काफी इंपोर्टेंट है। मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। ठीक है, हाँ जी, इनेमल, अस्थियां, मांसपेशियां, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल होता है। ठीक है, अरे इनेमल कहाँ होता है? दांतों का बारीक सफेद चमकदार भाग क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। और ये इनेमल मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी, एक भी पर्सन गलत नहीं होने दूंगा साइंस के अंदर। अगर आप ईमानदारी से सारे वीडियो के पर्सन लिखते हो और इनको बार बार रिविजन लगाते हो इनका। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, पित्रस या बाइल जूस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? ऑप्शन देखते हैं, पित्ताशय, यकृत, अमाशय और अपेंडिक्स। तो याद रखना है, पित्रस या बाइल जूस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? काफी इंपोर्टेंट पर्सन है आर्मी के लिए, यकृत या लीवर या जिगर। ठीक है, तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखना है कि पित्रस या बाइल जूस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? यकृत या लीवर या जिगर या कलेजा, ये सारे नाम लीवर के ही हैं। पर्सन संख्या 16। पर्सन संख्या 16 पे चलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। हाँ जी, कौन से दंत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, करतनक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। मतलब इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो देखो करतनक का कार्य होता है, बता देता हूं डिटेल से। करतनक का कार्य होता है भोजन को काटना और कुतरना, काटना और कुतरना। ठीक है, और ये दांत किसके अंदर, जो जैसे चूहा हो गया, गिलहरी हो गया और खरगोश हो गया, उनके अंदर ये दांत अधिक विकसित होते हैं करतनक, क्योंकि इनका कार्य होता है काटना और कुतरना। रदनक का कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है दोस्तों, हाँ जी, भोजन को चीरना और फाड़ना। ठीक है, और चीरता और फाड़ता कौन है? मांसाहारी, जैसे शेर हो गए। ठीक है, और अगर चर्वणक और चर्वणक मतलब प्रीमोलर और मोलर, इनका कार्य होता है भोजन को चबाना। क्या होता है रे? भोजन को चबाना। काफी इंपॉर्टेंट बात है, भोजन को चबाना। तो देखो हमारा प्रश्न ये है कि कौन से दांत मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं? तो कौन से होते हैं? केनाइन, रदनक। ठीक है, तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 17। काफी धमाकेदार वाली महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है दोस्तों। हाँ जी, पर्सन संख्या 17 है, पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन देखते हैं, हाँ जी, यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। तो पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? हाँ जी, छोटी आंत के अंदर। अरे कहाँ होता है? छोटी आंत में। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, पर्सन संख्या 18 पे चलते हैं दोस्तों। पर्सन संख्या 18 है, काफी धमाकेदार वाला पर्सन। हाँ जी, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रक्त में, पित्रस में, लार में, इनमें से कोई नहीं। तो जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, ये पित्रस या बाइल जूस में पाए जाते हैं दोस्तों। और इनकी मात्रा, इनको पित्तवर्णक बोला जाता है। किस किस को रहे? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इनको पित्तवर्णक बोला जाता है। ठीक है, बाइल पिगमेंट। और इनकी मात्रा शरीर में अधिक होने पर कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये जो पित्तवर्णक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? पित्रस के अंदर पाए जाते हैं। और इनको बोला जाता है पित्तवर्णक। और इनकी मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पित्रस में पाए जाते हैं। तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत या लीवर। एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट सारे प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पर्सन संख्या 19। पर्सन संख्या 19 है, हाँ जी, काफी इंपोर्टेंट बात है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? देखिए ऑप्शन देखते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन और लाइपेज।
तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो अग्नाशय रस होता है ना, अग्नाशय रस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पैंक्रियाटिक जूस। और अग्नाशय रस निकलता है कौन सी, किस ग्रंथि के द्वारा? हाँ जी, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा या पैंक्रियाज के द्वारा, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। और आपकी जानकारी के लिए और बता देता हूँ कि जो अग्नाशय रस होता है, हाँ जी, इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस। सर पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अग्नाशय रस के अंदर भोजन को पचाने वाले सारे एंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसके अंदर देखो अमाइलेज भी होता है, ट्रिप्सिन भी होता है, लाइपेज भी होता है, लेकिन रेनिन नहीं होता, क्योंकि रेनिन किस में पाया जाता है? अमाशय के अंदर पाया जाता है। तो ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता, कौन सा एंजाइम? रेनिन, ठीक है। तो 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? 19वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ अपने दोस्तों के पास, अपने जितने भी आपके पास आर्मी के ग्रुप हैं इन सभी में फैलाओ दोस्तों, सहयोग चाहिए आपका, क्योंकि साइंस की आग दोस्तों पूरे भारत में फैलनी चाहिए, साइंस विद सचिन सर, ठीक है दोस्तों। तो ये काम आपको करना है। और आपका हाँ जी सिलेक्शन आपको कैसे लेना है, सिलेक्शन कैसे होता है, आप बिल्कुल कभी भी आप डिप्रेशन में आओ, घर पे रह रहे हो लॉकडाउन की वजह से, तो आप मेरे से बात कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। और आपको मेहनत करनी है, मेहनत, हाँ जी, मेहनत को नहीं छोड़ना है दोस्तों, नहीं तो ठंड होने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। अगर ईमानदारी से तैयारी करोगे तो पक्का वर्दी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग है? ऑप्शन देखते हैं, अंधनाल, वर्धांतर, मलाशय और ग्रहणी, ठीक है। तो देखो कौन सा छोटी आंत का भाग है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। छोटी आंत है ना, छोटी आंत, उसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। कितने भाग होते हैं रे? 3, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, डिटेल से संभालिए। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक तो होता है दोस्तों ग्रहणी, ठीक है, एक होता है मध्यांतर और एक होता है दोस्तों क्षुद्रांतर। क्या होता है रे? क्षुद्रांतर। हाँ जी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेडुनम, और इसको बोलते हैं जेजुनम, और इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। और छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 6.5 से 7 मीटर, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 से 7 मीटर होती है। अब देखो निम्न में से कौन सी छोटी आंत का भाग है? कौन सा है? ग्रहणी है ना। हाँ जी, ये जो अंधनाल है, वर्धांतर है, ये मलाशय है, ये तीनों ये बड़ी आंत के भाग हैं। जबकि ग्रहणी, डेडुनम, मध्यांतर, जेजुनम, क्षुद्रांतर और इलियम ये छोटी आंत के भाग है दोस्तों, ठीक है। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है ना वो छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत के भी कौन से भाग में होता है? ग्रहणी वाले भाग में होता है, डेडुनम में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 21। हाँ जी, पर्सन संख्या 21 है दोस्तों, दूध के दांतों या मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं। हाँ जी, ऑप्शन देखते हैं, 32, 12, 20 और 10। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है रे? 20 होती है। याद रख लें, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। जिन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी या अस्थायी? अस्थायी दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांत या दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और एक वैक्स मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात। पर्सन संख्या 22, पर्सन संख्या 22 है। हाँ जी, लंबे समय तक अधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन देखते हैं, अमाशय, यकृत, मस्तिष्क और किडनी। तो लंबे समय तक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत या लीवर, ठीक है। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पर्सन संख्या 23। हाँ जी, पर्सन संख्या 23 है, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। ये एपिग्लोटिस है दोस्तों, ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई तो आपको यहाँ लिख देता हूं मैं। एपिग्लोटिस
का प्रमुख कार्य है। भोजन को ग्रसनी में भेजना, श्वास लेने में प्रवेश से रोकना, आमाशय में पहुंचाना और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब आप मुंह फाड़ोगे तो पीछे की तरफ, आपको मुंह के पीछे की तरफ, ठीक है, ऐसे दो नलिकाएं दिखाई देगी, दो छेद दिखाई देंगे। इसमें एक होती है श्वसन नली और एक होती है पाचन नली। ठीक है, आज फाड़ के देख लेना मुंह। अब मैं ऑनलाइन तो कैसे फाड़ू मुंह? हाँ जी, तो एक है श्वसन नली और एक है पाचन नली। ठीक है, और ये जो श्वसन नली और पाचन नली से जो पहले वाला भाग है, ये इसको बोला जाता है दोस्तों ग्रसनी। ठीक है, तो जब आप भोजन करते हो तो भोजन तो श्वसन नली में भी जा सकता है ना, क्यों नहीं जाता? तो एक ढक्कन लगा होता है इस श्वसन नली के ऊपर ऐसे। ठीक है, ये ढक्कन लगा होता है, इसका नाम होता है दोस्तों एपीग्लोटिस। और एपीग्लोटिस को बोला जाता है घाटी ढक्कन या ढक्कन द्वार या ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। काफी इंपोर्टेंट बात है कि प्लीज, हाँ जी, ट्रैफिक पुलिसमैन कौन होता है? एपीग्लोटिस। ये क्या करता है, जैसे आपका भोजन ग्रसनी पे आएगा तो ये इस श्वसन नली को ऐसे कवर कर लेता है, तो आपका भोजन किस में जाएगा? पाचन नली के अंदर जाएगा। तो एपीग्लोटिस या गाठी ढक्कन या ढक्कन द्वार का प्रमुख कार्य होता है भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। ठीक है, तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको एपीग्लोटिस को, हाँ जी, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24। हाँ जी, प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, ऊर्जा की मुद्रा होती है। हाँ जी, ऑप्शन देखते हैं, एडिनोसिन बाइफॉस्फेट, एडिनोसिन फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है दोस्तों? एटीपी होती है, और एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ठीक है, तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कौन करता है? जठरस, अग्नाशय रस, पित्तरस और लार रस। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाँ जी, जो पित्तरस या बाइल जूस होता है यह वसा का क्या करता है? पाइशीकरण करता है। वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने का कार्य कौन करता है? पित्तरस या हाँ जी बाइल जूस करता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो दोस्तों आज मैंने आपको हल कराए, मेरे प्यारे भावी फौजियों, मैंने आज आपको हल कराए हाँ जी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए पाचन तंत्र के अंदर, यह आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ जी, कई ऐसे जिंदा लाश की तरह वीडियो को देखते हैं, किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करते। दोस्तों अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे के अंदर भी हाँ जी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि बच्चे मेहनत करें। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करें। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट करके बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।